बहू के मायके वाले तो कतई इस घर में नहीं रह सकते। पार्ट 2। देखिए तो कैसे 2 पैसे बचाने के लिए बीमारी का बहाना करके हमारे घर मुंह उठाकर चले आए थे। शर्म भी नहीं आती ऐसे बिन बुलाए भिखारियों को। ऐसा कह ही रही थी रोहिणी जी कि विनोद पीछे से चिल्लाता है, माँ आपको शर्म आनी चाहिए अपने बहू के बीमार पिता के बारे में ऐसा कहते हुए। आप ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो भी बीमार आदमी के लिए। छी, शर्म आती है मुझे आपकी ऐसी छोटी सोच पर। माँ वो काजल के जन्मदाता हैं, कुछ तो लिहाज किया होता उनका। और वे अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे बल्कि काजल ने बुलाया था। अगर यहाँ रुक भी जाते तो कौन सा अनर्थ हो जाता। माँ आप भी तो अपनी बेटी के यहाँ जाते हो ना, तो फिर काजल के बाबूजी क्यों नहीं आ सकते। अगर आपकी बेटी के ससुराल में आपका कोई ऐसा अपमान करता तो आपको कैसा लगता। माँ कुछ तो रिश्तों का मान रखिए माँ। और अगर काजल के बाबूजी अपनी बीमारी का इलाज यहाँ रहकर करते तो इसमें क्या बुराई थी। आखिर ये घर उनकी बेटी का भी तो है ना। खबरदार जो ऐसा कहा विनोद, ये घर मेरा है और इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं ये हम और तुम्हारी माँ डिसाइड करेंगे, बहू या तुम नहीं। रोब से चिल्लाते हुए सुरेश जी कहते हैं, ठीक है बाबूजी, यदि ये घर आपका है तो अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। जहाँ इंसानियत की कोई जगह ना हो, जहाँ घमंड और रोब का बोलबाला हो, उस घर में मैं अब और नहीं रह सकता। हम कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर विनोद जाने लगता है। तभी रोहिणी जी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा। तू चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे बेटा। चाहिए तो तू मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर ऐसे घर छोड़कर मत जा। अभी के अभी बहू के बाबूजी को बुला ला, मैं अपने हाथों से उनका कमरा ठीक कर दूंगी, पर घर छोड़कर जाने की बात मत कर। खुद के भविष्य की चिंता और श्रवण कुमार सा बेटा और काजल सी आज्ञाकारी बहू के दूर जाने के डर से ही डर कर रोहिणी जी कहती हैं, अपने पर आई तो बात समझ में आई माँ जी। यहाँ 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर रहती हूँ, इसलिए हमारी कदर नहीं है आप लोगों की नज़रों में। 20 साल हो गए हैं माँ जी इस घर में मुझे आए हुए, पर आज भी मैं अपने किसी परिवार वाले को यहाँ नहीं बुलाई हूँ और ना ही बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का नेचर कैसा है। पर इस बार तो आप हद ही पार कर गई। मेरे बीमार पिता की आंखों में आंसू दे गई। क्या गलती थी उनकी। यही ना कि वो एक बेटी के बाप हैं और बेटी के कहने पर यहाँ चले आए। पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं भले इस घर में रहूं या ना रहूं, पर आप आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत पाल कर रखिएगा, क्योंकि आज जो आपने किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती माँ जी। ऐसा कहकर प्रतिमा अपने कमरे में चली जाती है और विनोद भी प्रतिमा के पीछे पीछे चला जाता है। जब सुबह प्रतिमा अपना सामान बांध रही थी तो विनोद प्रतिमा को आवाज़ लगाता है, प्रतिमा जल्दी से बाहर आओ, देखो कौन आया है। प्रतिमा भागकर आती है और देखती है उसके बाबूजी और बड़े भैया सुरेश जी और रोहिणी जी के साथ दरवाजे पर खड़े थे। प्रतिमा पकड़कर बाबूजी को बैठाती है और प्रश्नवाचक दृष्टि से बड़े भैया को देखती है। तब बड़े भैया कहते हैं, सुबह सुबह माँ जी और बाबूजी आए हमारे कमरे में जहाँ हम रुके हुए थे और काफ़ी मिन्नतें करने लगे, अपने किए पर माफ़ी मांगने लगे तो हमें आना ही पड़ा। अरे बहू अब खड़ी ही रहोगी या अपने बाबूजी को अपने कमरे में ले जाओगी। और हाँ, इनका पूरा ख्याल रखना, इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए विनोद बेटा। ऐसा कहते हुए सुरेश जी अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों रिश्तेदारी जब दोनों तरफ से निभाई जाती है तो संबंध हमेशा अच्छे रहते हैं। कोशिश करें कि अपने रिश्तेदारों को और अपनों को हमेशा अपना समझकर बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।